तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ध्यान से समझना, यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है और वो है 3,4। इसका मतलब हुआ कि ये ओरिजिन है। अगर कोई हमसे बोले कि 3,4 का पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर वो ये वाला होगा, आर वेक्टर। ये हम लोग कल बात कर रहे थे। इस आर वेक्टर में दो पार्ट होंगे, हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था, इसको हम ओ, इसको कुछ ए और इसको हम कुछ बी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज, यहां से हम ऐसे ज्वाइन कराते हैं, ये हेड बना दिया हमने, ये भी बना दिया। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। कहने का मतलब हुआ कि OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। नाउ व्हाट इज OA? कल बात कर रहे थे, ये OA, इसका मैग्नीट्यूड कितने के इक्वल होगा? 3 के इक्वल। और ये कौन से वाले डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। और एक्स एक्सिस को हमने किस यूनिट वेक्टर से जाना था कल? आई कैप से। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 3 आई कैप। Similarly, AB vector is along this side, and this is what? J cap. So we'll say it as 4J cap. So we have got this OB vector as 3I cap plus 4J cap. और इसी को हम लोग ने क्या बोला? R vector बोला है ना, तो ये क्या आ जाएगा? 3I cap plus 4J cap. अच्छा, अब अगर कोई हमसे पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ R vector कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर हमें तो मालूम है, हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो होगा इतना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है बेटा लेंथ OB। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं क्या होगा बेटा, ये होगा OA स्क्वायर, देख सकते हैं आप, प्लस AB स्क्वायर, वी नो दिस। और ये कितने के इक्वल आएगा? ये इक्वल टू आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड दैट इक्वल टू व्हाट? 5। अंडरस्टैंड करो, यहां तो ट्रायंगल बना था तो हमें दिख गया। अगर ट्रायंगल ना बना होता तो हम क्या करते? तो हम ये इस वाले कंसेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लेते हैं। फिट कैसे करते हैं? कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ऐसा दिया हो और हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जो आई के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ आई। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ आई। इसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ जे। मैं लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 का मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप। तो जब हमें आर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, एक चीज तो क्लियर हो गया, इस वाले डेमोन्स्ट्रेशन से मालूम चल गया कि आर का मैग्नीट्यूड आ रहा है इतने के इक्वल, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आगे के लिए हम ट्रायंगल बना के डेमो नहीं करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि अगर हमें आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ, क्या होगा बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, उसका स्क्वायर, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप, और उसका भी क्या लिखेंगे हम? स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इस ऊपर वाले एग्जांपल के हिसाब से क्या बन जाएगा? ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 5। तो अब अगर कोई हमसे बोले कि हमें अननोन केस गिवन हो, मतलब कोई रैंडम सा केस गिवन हो, तो मैं एक हेडिंग डालता हूं, दैट हेडिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये हेडिंग है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर ऐसे हो, आर वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और कोई हमसे बोले कि आर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो तुम टेक्निकली क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर ये होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट कितना है? ए, उसका स्क्वायर। बेटा जे का कोएफिशिएंट कितना है? बी, उसका स्क्वायर। और के का कोएफिशिएंट कितना है बच्चे? सी, उसका स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे कोई हमसे बोले एग्जाम्पल अ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और फिर कोई हमसे बोलता है फाइंड ए मॉड एंड ए कैप। तो ए मॉड क्या होगा? ए मॉड आएगा हमारे पास, ए मॉड इज इक्वल टू, अभी तो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बेटा?
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर बेटा कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट बिकम्स हाउ मच, दैट बिकम्स 4 प्लस 9 प्लस 16। आई थिंक क्लियर है। और ये कितने इक्वल आएगा, ये आएगा इक्वल टू √29। एक और बात हम जानते हैं, ध्यान से देखो, हमें याद है बहुत पुरानी वाली बात जो हमने पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था, ए वेक्टर क्या होगा, ए का मॉड और ए कैप, ए का मॉड और ए कैप, ये हमारा ए वेक्टर होगा। क्लियर। तो कोई हमसे बोले ए कैप निकालो, तो ए कैप क्या चीज आएगा, ए कैप आएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मॉड। आई थिंक क्लियर है। मैं फिर समझाता हूं, एनी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, एनी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। सो डायरेक्शन को बोलते हैं यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर, और वो कितने के इक्वल आएगा, वो इसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय बेटा क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 29। तो कोई भी तुमसे कभी एक वेक्टर दे दे और तुमसे बोले कि कैलकुलेट करो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। वी हैव एग्जांपल कि देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। और कोई तुमसे कहता है फाइंड, अलग अलग चीजें पूछ लेता है, फाइंड a प्लस बी, ऐसे पूछ सकता है कोई बोलेगा a प्लस 2b, कोई ऐसे पूछ सकता है, कोई बोलेगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर, कोई पूछेगा 5a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ऐसी चीजें हमसे पूछी जाती हैं कि ये हमने फाइंड करना है। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, अपनी कॉपी पे जल्दी सॉल्व करके देखो आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, जल्दी से चेक करो। तो लेट अस ट्राई a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, हमने इस वेक्टर और इस वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा a प्लस बी। एक चीज हम अच्छे से जानते हैं, i को i से, j को j से और k को k से कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। जब तुम a प्लस बी करोगे तो देखो सामने दिख रहा है कितना आएगा, 3i कैप। j कैप में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, और k कैप में कितना आएगा, प्लस 4k कैप। नाउ वी कैलकुलेट a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। इसको सॉल्व करें। a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मतलब क्या हुआ, a वेक्टर में क्या लिखा हुआ है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ क्या, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे कुछ करेंगे तो हमारे पास रिलेशन कितना आएगा, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस 4i कैप plus 2j cap plus 6k cap, and finally becomes 5i cap plus j cap plus 7k cap। ये आंसर आएगा दूसरे वाले का। a माइनस बी कितना आएगा चेक करो, a माइनस बी इज इक्वल टू आएगा, यहां देखो, यहां पे है i कैप और यहां है 2i कैप, क्या बचेगा, माइनस i कैप, यहां माइनस j कैप, यहां हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2j कैप, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2k कैप। तो रिलेशन क्या आएगा, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। सो वी हैव दिस a माइनस b इज इक्वल टू, अभी क्या बोला था मैंने, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। एंड लास्ट वन, कोई तुमसे कहे कि 5a कैप a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालो, तो मुझे लगता है अब तुम सॉल्व कर पाओगे, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा, यू कैन सॉल्व इजिली। So this was all about the magnitude and direction in terms of I cap, J cap and K cap. Resolution of a vector, right? तो इमेजिन करो आप, सोचो आप कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, A और हमारे पास वेक्टर है B कुछ ऐसे है, और इनका रिजल्टेंट क्या आता है, इनका रिजल्टेंट आता है R। इसका मतलब समझो कि अगर हम A को ऐड करें B के साथ तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें R मिलेगा। A को B के साथ ऐड करते हैं तो हमें R मिलता है, परफेक्ट है। अगर हम R को तोड़ दें तो हमें A और B मिल सकता है,
अंडरस्टैंड करो, इफ वी एड A and B, then we get R. Similarly, if we resolve R vector, then we can get A vector and B vector. कई बच्चों का दिमाग खराब सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूं आपको, आप सोच के सोचो। हमें ये नहीं गिवन, ये नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है? हमें दिया हुआ है ये, हमें दिया है ये, और कोई बोलता है इन दोनों को ऐड करो। जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे, मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, कुछ करोगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा। ये केस नंबर 1 था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उल्टा सोचो, कोई हमसे बोलता है कि आपके पास एक वेक्टर है आर वेक्टर, इसको रिजॉल्व करो। तो पहली बात तो तुम बोलोगे सर रिजॉल्व करने का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, रिजॉल्व का मतलब क्या? तो मैं कहूंगा एक काम करो, सबसे पहले एक लाइन खींच दो ऐसे। तो आपने बोला ठीक है सर, लाइन खींच दी। अब एक काम करो, ऊपर से लाइट गिराओ, ऊपर से लाइट गिराते हैं ऐसे, लाइट, ये लाइट है। जब तुम ऊपर से लाइट फॉल कराओगे तो जो ये लाइन हमने बना रखी इसका शेडो गिरेगा, शेडो बनेगा। शेडो कितना लंबा बनेगा? शेडो बनेगा इतना लंबा, इतना लंबा, ये इसका शेडो बनेगा। और इसको, इस शेडो का नाम होता है रेजोल्यूशन। मतलब इसका रेजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? इस वेक्टर का नेट इफेक्ट किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के अलावा। तो अगर हम ऊपर से लाइट गिराते हैं तो आर वेक्टर का एक रेजोल्यूशन या शेडो बनता है इतना लंबा, जिसकी लंबाई ऑफ कोर्स आर के बराबर नहीं होती, बट आर से कैसी होती है? छोटी होती है। इस चीज को हम रेजोल्यूशन नाम देते हैं और इसी को हम कहते हैं कि हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। एक और काम करते हैं, सेम आर है हमारे पास, कोई बोलता है अब की बारी हमने इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, इस डायरेक्शन में। अगर इस वाले डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है तो अब तुम क्या करोगे? तुम लाइट को ऐसे गिराओगे। तुमने एक टॉर्च से लाइट को ऐसे फॉल कराया, एज यू फॉल लाइक दिस। अब तुमने लाइट को जब ऐसे फॉल कराया तो उसकी शेडो बनेगी, कितनी लंबी बनेगी? ध्यान से देखो, उसकी शेडो बनेगी इतनी लंबी, यहां से शुरू होगी और कहां खत्म हो जाएगी? यहां खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये भी क्या होगी? ये भी शेडो, ये भी शेडो होगी। और ये भी क्या चीज है? ये भी है रेजोल्यूशन, ये भी रेजोल्यूशन है। लेकिन किस डायरेक्शन में? ये है अलोंग वाई एक्सिस, और ये कहां है बेटा? ये है अलोंग एक्स एक्सिस। क्या अभी आपको रेजोल्यूशन का मतलब समझ आ गया? आप इमेजिन करो कि एक पोल, ग्राउंड के ऊपर एक पोल है काफी बड़ा सा, इलेक्ट्रिक पोल होता है ना जिसपे वो लाइट के वायर लगे होते हैं। वो पोल सीधा खड़ा हुआ है, हवा तेज चली और वो टेढ़ा हो गया, बिल्कुल ऐसा जैसा ये दिखाई दे रहा है। बाद में सनरेज आई, जब सन ओवरहेड था तो लाइट ऐसे गिर रही थी, तुम ग्राउंड के ऊपर इसकी शेडो देखोगे तो इतनी बड़ी शेडो बनेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको पोल नहीं बोलेंगे, दिस नॉट द पोल, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ पोल। सिमिलरली अगर यहाँ पे पोल के साइड में एक वर्टिकल वॉल हो और जब सन सेट होने वाला हो, जब सन सेट होगा या सन राइज हो रहा होगा, तो रेस कैसी आती है? लगभग पैरेलल आती है, लगभग ऐसे आएंगी। तो वैसे वाले केस में शेडो कहां पे गिरेगी? शेडो इस जगह पे गिरेगी, और इफेक्टिव रेजोल्यूशन कितना आएगा? इतने के इक्वल आएगा। और ऐसे वाले केस में इफेक्टिव रेजोल्यूशन कितना आएगा? इतने के इक्वल आएगा। क्लियर? इनको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। इसका मतलब हम किसी एक वेक्टर को दो अलग अलग डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? पेन निकालो, कॉपी ओपन करो जल्दी, और लाइन लिखो। वी कैन ऐड two or more vectors. We can add two or more vectors to get resultant vector. To get resultant vector. Similarly, a given vector can be resolved along one direction, comma two direction or three directions.
थ्री डायरेक्शन यहाँ पे कौन सी होंगी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. Similarly, one vector can be resolved along one direction, two direction, and or all three directions. आगे लिखो, if there is a vector, a vector, ऐसे डायग्राम बनाना, ऐसे बना लेना. If there is a vector, a vector मतलब ऐसे लिखना. If there is a vector, a vector, and it is resolved along x-axis, and it is resolved along x-axis, then its component is ax, its component is ax, when it is resolved along y-axis, when it is resolved along y-axis, then its component is ay, if ax and ay are again added, if ax and ay are again added according to vector rule, then we again get a vector. Then we again get a vector as. अंडरस्टैंड करो मैंने क्या बोला आपसे. मैंने आपको पहले एक बात समझाई थी कि अगर हम दो वेक्टर को, मान लो हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, एक ये और एक ये गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा. इसका उल्टा सोचते हैं, अगर हम उस रिजल्टेंट वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं दो अलग अलग डायरेक्शन में तो हमें ये वाले वेक्टर मिलते हैं. इसका मतलब वाइस वर्सा इज ऑलवेज ट्रू. अगर इसका रेजोल्यूशन ये और ये है तो इसका और इसका सम ये होगा. बट यहाँ पे किस सम की बात हो रही है? यहाँ पे ax प्लस ay इक्वल टू a नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर सम नहीं है. कौन सा सम है? ये स्केलर सम है. यहाँ पे स्केलर सम की बात नहीं हो रही, ये गलत है, ये सही नहीं है. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर. ये बिल्कुल सही होगा. हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. और ax वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? ax i कैप प्लस ay j कैप and that is equal to what? That is equal to a vector. ये हमारे पास आ सकता है. ये मैं आपको समझा रहा था about resolution along two different directions. अभी ये तो मैंने आपको बड़ी बेसिक सी थ्योरी समझा दी कि रेजोल्यूशन ऐसे होगा. कई बार हमें एंगल के टर्म्स में रेजोल्यूशन करना होता है. जैसे कोई हमसे बोले कि आप इमेजिन करो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगेन ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और आप ऐसे सोचो कि हमारे पास एक बॉडी है. बेटा ध्यान से समझना, हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है. इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स, और फोर्स लग रहा है इधर को. कितना लग रहा है? F के बराबर. हो गया. तो F के बराबर फोर्स लगना, आप इमेजिन करो कि फोर्स लग तो इधर रहा है. जब इधर फोर्स लग रहा है तो बॉडी यहां से उठ के यहां चले जाएगी. तो बॉडी यहां से यहां जाने का क्या मतलब हुआ? यहां से यहां जाने का मतलब हुआ कि पहले स्टार्टिंग में जब बॉडी यहां पे थी तो इसका x भी 0 था और इसका y भी 0 था. लेकिन जब बॉडी यहां पहुंच जाएगी, सपोज करो बॉडी रीच्ड एट दिस पॉइंट, अब इसका x भी बदल गया और y भी बदल गया. x और y किस वजह से बदला? क्योंकि फोर्स तो F लग रहा है, बट इस फोर्स का एक इफेक्टिव कंपोनेंट इधर को काम कर रहा है और एक इफेक्टिव कंपोनेंट इधर को काम कर रहा है. जो कंपोनेंट x डायरेक्शन में काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे F का x कंपोनेंट, और जो y डायरेक्शन में काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे F का y कंपोनेंट. क्लियर? सो यू मेक दिस डायग्राम. आप डायग्राम बनाओ और लाइन लिखो. फोर्स F is applied on a body. Force F is applied on a body, making angle theta with x-axis. Making angle theta with x-axis.
याद है मैंने आपको बताया था ऊपर से लाइट डालेंगे तो शेडो पड़ेगी, शेडो कैसी होगी, शेडो ऐसे होगी, याद है ना। मतलब इस वाली शेडो को क्या बोलेंगे, ये एफ का कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, और इसको हम शायद एफ एक्स बोल सकते हैं। और जब हम यहाँ पे शेडो डालेंगे, इस वाले दीवार पे शेडो डालेंगे तो शेडो कितनी लंबी होगी, शेडो इतनी लंबी होगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, एफ का वाई कंपोनेंट बोलेंगे। क्लियर हो रहा है आपको, कंपोनेंट समझ में आ गया। एक्चुअली तो बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है, एक्चुअली बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है, बट इस फोर्स का कितना इफेक्टिव पार्ट एक्स एक्सिस में लग रहा है वो ये है, और कितना इफेक्टिव पार्ट वाई एक्सिस में लग रहा है वो ये है। इसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, इसको हम बोलेंगे वाई कंपोनेंट, एंड इट कैन बी मेजर्ड विद हेल्प ऑफ दिस एंगल थीटा। क्लियर हो गया। तो डायग्राम आपने बना लिया होगा, नीचे लाइन लिखो, एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज fx, fx। और ध्यान से देखें, हमें यहां साफ साफ दिख रहा है, वी कैन राइट एज cos थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं ना cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये ट्राइंगल हमें दिख रहा है तो इसको हम बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, और जिसकी वैल्यू कितनी है, f के इक्वल है। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज fx डिवाइडेड बाय f, so it becomes finally fx equal to f cos theta. What is this? This is the x component of force. मैं होपफुल हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम इसी ट्रायंगल को दोबारा देखें तो हमें दिख रहा है sin थीटा, वो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या आएगा, fy upon f, so we can have this fy as f sin theta। बेटा आपको समझ आ रहा है, ये ज्यादा रिफाइंड है, जो प्रीवियस मैंने बताया वो उतना रिफाइंड नहीं था, क्योंकि इसमें एंगल वेंगल दिया नहीं था, हम लोगों ने अंदाजे से बोल दिया था कि ए का कंपोनेंट होगा ax और ay, बट अगर इसमें हमें प्रॉपर एंगल गिवन है तो हम क्या करेंगे, एंगल के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे और ये हमारे कंपोनेंट कैलकुलेट हो जाएंगे। बच्चे कहते हैं थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और क्लियर करने की ट्राई करते हैं, दोबारा देखते हैं। ये हमारे पास एक बॉडी है, लाइव एग्जांपल की बात करते हैं, लाइव एग्जांपल, ये बॉडी है, हम कहीं जा रहे हैं, ये हमारा लगेज है और ये ग्राउंड है, और इस पे ना हैंडल लगा हुआ है, इस लगेज में हैंडल लगा है। तो हम लगेज को लेट के या बैठ के तो खींचते नहीं ना, खड़े होकर खींचते हैं, तो हमारे शोल्डर का लेवल लगेज के लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, हमारे शोल्डर ऊपर होते हैं, तो जो हमारा हाथ होता है ना वो इसको ऐसे खींच रहा होता है, सही है ना, कितने फुट से, मान लेते हैं 20 न्यूटन से खींच रहा है। क्लियर हो गया। बट पता क्या है, इस लगेज में काफी ज्यादा मास होता है, मास होने की वजह से ये लगेज हवा में नहीं उठता, एक्चुअली लगेज किधर को मूव करता है, लगेज इधर को मूव करता है। जो लगेज का मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है, इज इट 20 न्यूटन, नो, 20 Newton is total force applied on the body. 20 Newton is total force applied on the body, which has tendency to pull the luggage along this direction. But due to its heavy mass, luggage cannot be pulled along this direction, but luggage crawls along this direction. I mean, along this horizontal direction, this direction. So, जो ये इस वाले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो 20 न्यूटन की वजह से मूव नहीं कर रहा, 20 न्यूटन के एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, वो आप बोलेंगे सर हमें एंगल दिया होगा, मान लो कि हमें एंगल गिवन है, एक और काम करते हैं, हम छोटी सी लाइन यहां से खींचते हैं, मान लो ये एंगल थीटा गिवन है, थीटा गिवन है, और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। दोबारा से पूरा ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं component of 20 Newton force along x-axis equal to 20, ऐसा करते हैं, इस एंगल को प्रॉपर ले लेते हैं ना, इसको हम ले लेते हैं 60 डिग्री, इक्वल टू 20 cos 60, दैट बिकम्स 10 न्यूटन। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, हम तो ताकत लगा रहे हैं इतनी ज्यादा, बट बॉडी पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो कितने की इक्वल लग रहा है, इतना लग रहा है। फिर हमारी एक्स्ट्रा पावर कहां पे जा रही है, एक्स्ट्रा पावर जा रही है इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर को भी लग रहा होगा, जो इसके वेट को ऊपर को उठाने की कोशिश करेगा लेकिन उठा नहीं पा रहा है। ये सारे एप्लीकेशन हम कहां पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में।
परफेक्ट है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम सिंपल देख रहे हैं कि हमने कंपोनेंट को रिजॉल्व कैसे करना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो रेजोल्यूशन आएगा वो आएगा 20 cos 60 दैट इक्वल टू 10 न्यूटन। सो इट वाज अबाउट द रेजोल्यूशन। परफेक्ट। दोबारा से फिर से ब्रीफ कर देता हूं। हमारे पास कोई भी वेक्टर होगा दैट्स कॉल्ड आर वेक्टर। ये आर वेक्टर है। अगर हमें इस वाले डायरेक्शन में और इस वाले डायरेक्शन में रिजॉल्व करना हो तो इस वाले डायरेक्शन में आएगा आर का कुछ कंपोनेंट, लेट्स से थीटा है, इसको हम बोल देते हैं आर एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना आएगा आर कॉस थीटा। इसको हम आर वाई मान लेते हैं, वो कितना आएगा आर साइन थीटा। एक और बात, रेजोल्यूशन नेसेसरली जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। इट कैन बी अलोंग रैंडम डायरेक्शन ऑल्सो। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि कंपोनेंट of a vector along any direction या हम बोल सकते हैं रैंडम डायरेक्शन। अब ये एनी डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? एनी डायरेक्शन का मतलब हुआ कि सपोज करो, आपको याद होगा अच्छे से, हमारे पास दो वेक्टर होते थे, याद करो आप, एक होता था ए और एक होता था बी। क्लियर है ना? और इनका रिजल्टेंट क्या आता था? इनका रिजल्टेंट आता था आर। अब सुनो, अगर हम a और b को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? तो हमें r मिलता है। अब सोचो, अगर हम r को रिजॉल्व करेंगे तो क्या हमें a और b मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, लेकिन वो a और b ऐसे वाले नहीं। ये क्या चीज है? जो ऐसे वाले हैं ना, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेजोल्यूशन हुए, मतलब इधर रिजॉल्व कर रहे हैं हम और इधर रिजॉल्व कर रहे हैं। ये रेजोल्यूशन कौन सी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बट ये कौन सा वाला है? ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेजोल्यूशन नहीं है। ये कहां पे है? किसी भी रैंडम डायरेक्शन में। आई थिंक क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोबारा दिखाता हूं। तो सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है दैट्स कॉल्ड आर, और हमने इसको रिजॉल्व करना है किसी एक डायरेक्शन में। तो मान लो हम यहाँ इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं और एक को हम करते हैं इस डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलेंगे क्या? R1, इसको हम बोलेंगे R2, और इस वाले को क्या बोल रहे थे हम? A वेक्टर, और इसको क्या बोल रहे थे? B वेक्टर। और हम क्या लिख रहे होंगे? R1 इज resolution of R vector along A vector and R2 क्या चीज है? R2 is resolution of R vector along B vector। तो ऐसे भी हम रिजॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट हो गया। तो ये हमारा रेजोल्यूशन है किसी अलग डायरेक्शन में, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं है बट उससे डिफरेंट है। आप ऐसे देखो कि हमारे पास एक टेबल है, ये बड़ी सी टेबल है, समझना, और ये फ्लोर पे पड़ी है, इस वाले फ्लोर पे। हम मान लेते हैं इस पे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन 0 है, मान सकते हो। और हम एक काम करते हैं, इस वाली टेबल को ऐसे धक्का लगाते हैं 10 न्यूटन का। तो इसके मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगा वो कितना होगा? तो सबसे पहले तुम बोलोगे सर ये जो टेबल है ना, इसने मूव किधर को करना है? इधर को करना है। और हमारा फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसी डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ऐसे वाले केस में इफेक्टिव फोर्स कितना आएगा? 10 न्यूटन आएगा। ध्यान से समझना। अगला वाला केस बनाते हैं। फिर से हमारे पास टेबल है और ये फिर से ग्राउंड है, और अब की बार हम 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं ऐसे। क्या ये टेबल मूव करेगी? बिल्कुल मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये ग्राउंड पे रखी है। इसका मतलब ऐसे वाले केस में भी हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि सर इफेक्टिव फोर्स बताओ कितना आएगा जो मूव कराने के लिए रेडी हो, तो आंसर क्या आएगा? 0। हम 10 न्यूटन लगा तो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से बॉडी मूव कर नहीं सकती। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपसे बोलूं ये टेबल है और हम फिर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन हम वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एंड दिस मेक्स एंगल सपोज 60 डिग्री, और अभी भी कितना लग रहा है? 10 न्यूटन के इक्वल लग रहा है। और कोई तुमसे अब पूछे कि बताओ इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, अब तुम्हें कंपोनेंट सॉल्व करने पड़ेंगे। कंपोनेंट का मतलब यहां हम जितना भी फोर्स लगा रहे हैं वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल है इसको चलाने के लिए। यहां हम जितना भी फोर्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी फोर्स इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जो ये वाला केस है, ये केस ना तो एग्जैक्टली ऐसा है ना एग्जैक्टली ऐसा है, बट इन दोनों के बीच का है। इन दोनों के बीच का क्यों? क्योंकि इस 10 न्यूटन का कुछ पार्ट इधर भी आ सकता है और कुछ पार्ट इधर भी आ सकता है।
इसका मतलब हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 10 न्यूटन को तोड़ के देखना पड़ेगा, ब्रेक करके देखना पड़ेगा कि 10 न्यूटन का कितना हिस्सा या कितना पार्ट या कितना शेयर इस वाले डायरेक्शन में है और कितना शेयर इस वाले डायरेक्शन में। जो शेयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वो टेबल को धक्का मारने के काम आएगा और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो टेबल को चलाने के काम नहीं आएगा। इसके लिए हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट, राइट। तो जो 10 न्यूटन है वो कहां पे लग रहा है, इसकी एरो को हम और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ये 10 न्यूटन आ गया। इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अगर ये 60 था तो ये भी कितना होगा 60। मैं एक बार आपको बता चुका हूं, बार बार पुरानी वाली चीज को दोबारा रिपीट करने का फायदा नहीं है। थीटा के डायरेक्शन में कितना रेजोल्यूशन आ रहा था, कॉस थीटा। अगर ये 10 न्यूटन है तो इधर इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, इसको हम बोल देते हैं fx। fx बोल दें, fx कितना आएगा, f cos थीटा that equal to 10 cos 60 that becomes 5 न्यूटन। इसका क्या मतलब है, इस केस में हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं और पूरा का पूरा फोर्स बॉडी को चलाने के काम आएगा। इस केस में हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं बट बॉडी के चलाने के काम बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि बॉडी ने चलना नहीं है। इस केस में भी हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं लेकिन बॉडी को चलाने के काम जो फोर्स आएगा वो कितने के इक्वल होगा, वो 5 न्यूटन के बराबर होगा। इस चीज को हम बोलते हैं कंपोनेंट और इफेक्टिव वेक्टर अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं, रिपीट करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बताया। मैंने आपको ये वाली बातें बताई हैं कि हमारा वेक्टर अगर इधर होगा और अगर ये एंगल थीटा है, ये रब हो गया, अगर ये एंगल थीटा होगा तो इस f का कंपोनेंट थीटा के साइड में कितना आएगा cos और परपेंडिकुलर में कितने के बराबर आएगा sin। सो वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ डिफरेंट वैल्यूज और मुझे उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। परफेक्ट है यहां तक, चलो जी बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, हम एक लाइव एग्जाम्पल करते हैं, जो एग्जाम्पल हम कभी करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में, आगे जाके करेंगे वो मैं आपको अभी करवा के दिखाता हूं कि शायद आपको समझ में आया कि नहीं। देखते हैं, आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक बॉडी है, एग्जाम्पल एक बॉडी है और ये वाली बॉडी है और इसका मास है सपोज करो 10 kg। तो मैं आपसे पूछूं इसका वेट कितना होगा, वेट, तो तुम बोलोगे सर वेट होगा mg। mg मतलब 10 इंटू जी, जनरली 9.8 होता है बट हम जी को कितना मान रहे हैं यहाँ पे 10 ले रहे हैं आसान बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, इतना, मतलब कितना 100 न्यूटन। मतलब 10 केजी की बॉडी का वेट होगा 100 न्यूटन और ग्रेविटी किधर को खींचती है चीजों को, नीचे की तरफ। तो mg का एरो कहां पे होगा, नीचे की तरफ, और वो कितना आएगा 100 न्यूटन। क्लियर है। क्या ये बॉडी मूव करेगी, क्या ये मूव करेगी, तो आंसर आएगा मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेविटी कहां पे लग रही है, नीचे। याद करो आपने 9th क्लास तक थोड़ा सा पढ़ा होगा, बॉडी पे mg नीचे लग रहा है तो ये वाली बॉडी इस वाले फ्लोर को कहां पे धक्का करेगी, नीचे को पुश करेगी। तो ये जो फ्लोर है वो ऊपर को क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा r के बराबर, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमने रटा हुआ है, समझ में आया नहीं लेकिन हमें रटा पूरे अच्छे तरीके से है। तो इसके ऊपर एक्शन लग रहा है कितना, इतना, और रिएक्शन कितना लग रहा है r के इक्वल, और इस टाइम पे r इक्वल टू कितना होगा mg के इक्वल, मतलब r भी होगा 100 न्यूटन। क्या बॉडी मूव करेगी, आंसर आएगा ना सर ये बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी कैसी होगी, बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि इसको कोई और पुश नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से समझने की ट्राई करना, अगली बात मैं आपको बताने वाला हूं। अब हमने क्या करा, थोड़ा सा चेंज कर दिया। थोड़ा सा चेंज क्या करा, इसी बॉडी को हमने एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख दिया, इंक्लाइन प्लेन ऐसा, और बॉडी है ऐसे। और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन कितना है बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिक्शन है 0। सच में होता नहीं है लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन 0 है। और इसका मास कितना है, मास है अगेन 10 kg, और इसका इंक्लिनेशन कितना है, इंक्लिनेशन मान लेते हैं 30 डिग्री। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छी बात है। ग्राउंड इस बॉडी को खींचेगा, किधर को, नीचे को खींचेगा। तो इस पे mg लगेगा, किधर बेटा, mg लगेगा इस पे इधर को। थोड़ा टिल्टेड हो गया तो हम इसको सीधा बना देते हैं। mg कहाँ लगेगा, mg लगेगा इस पे इधर को, और mg कितना आएगा हमें अच्छे से पता है 10 इंटू
10, that is how much? 100 न्यूटन। अब अंडरस्टैंड करो आप, अब थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, अच्छे से देखना। इस डायग्राम को करते हैं कंप्लीट ऐसे। ये वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 90। ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 60। अच्छा, हम यहां से अगर एक लाइन ऐसे खींच दें, ऐसे, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर? ये एंगल कितना बन रहा है? 60, तो ये एंगल कितना आएगा? 30। अंडरस्टैंड करो। अब पता हम क्या करेंगे, अब हमें समझने की ट्राई करना है कि ऐसे वाले केस में क्या बॉडी रेस्ट में रहेगी कि नीचे को भागेगी। हम सब जानते हैं यार, किसी भी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख के छोड़ दो, अगर फ्रिक्शन 0 होगा तो बॉडी रुकेगी कि भागेगी? धक्का मारने की जरूरत है कि अपने आप भागेगी? अपने आप भागेगी। क्यों? बिकॉज इस mg का कोई ना कोई कंपोनेंट बॉडी को नीचे की तरफ पुल करने की ट्राई करेगा। सो हाउ मच इज दैट कंपोनेंट दैट वी हैव टू ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। परफेक्ट। सो दिस वैल्यू इज 100 न्यूटन, दिस एंगल इज थीटा। याद करो हम लोग क्या करते थे, अभी आपको रेजोल्यूशन समझाया तो था कि किसी भी वेक्टर का, यहाँ पे वेक्टर कौन है? ये वाला कौन सा वेक्टर है? ये फोर्स वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का थीटा की तरफ कंपोनेंट क्या आता है? कॉस। तो mg का इधर को कंपोनेंट आएगा mg cos 30, और इधर को कितना कंपोनेंट आएगा? इधर को आएगा, अगर इधर cos आता है तो यहाँ पे sin आएगा, क्या बोलेंगे हम? mg sin 30। तुम mg sin 30 भी बोल सकते हो या mg cos 60 भी बोल सकते हो। मुझे लगा आपको समझ में आ गई वो बात। बिल्कुल सेम है जैसा मैंने पहले बताया था। मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए। ये फोर्स होता था, याद करो, और ये थीटा होता था। थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट आता था? f cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आता था? f sin थीटा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे फोर्स कौन सा है? mg, इसको हमने थीटा मान लिया। थीटा की तरफ कितना कंपोनेंट आएगा? mg cos 30, और इससे परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला, और इधर कितना आएगा? mg sin 30। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो mg cos 30 लग रहा है ऐसे, इसका क्या काम होगा? mg cos 30 इस वाले बॉडी को बोलेगा कि तुम किधर जाओ? नीचे को आओ। तो ये वाली बॉडी इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, तो इस वाले प्लेन के साथ उस पर एक्शन और रिएक्शन लगेगा, और बॉडी इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगी। तो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इस वाले डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हमने क्या करा, इस बॉडी को कौन चलाएगा? इस बॉडी को mg चलाएगा कि mg का sin थीटा चलाएगा? इस बॉडी को चलाएगा mg का sin थीटा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं नेट फोर्स ऑन बॉडी फॉर मोशन इज हाउ मच? mg sin 30। दैट इज, mg को हमने क्या बोला था? 100। sin 30 कितना होता है? हाफ। आंसर इज 50 न्यूटन। व्हाट इज दिस 50 न्यूटन? 50 न्यूटन is component of mg along inclined plane. Full stop. It is responsible for motion of body. I think आपको समझ में आ रहा है क्लियरली। देखो, इस वाली बॉडी पे वेट कितना लग रहा है? mg, लेकिन ये पूरा का पूरा mg मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन मूव कराएगा? इसका एक कंपोनेंट कराएगा। ऑल्दो इस पर्टिकुलर केस स्टडी जो मैं अभी अभी आपको समझा रहा हूं, इसका आपके वेक्टर वाले चैप्टर से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने क्यों बताया? सो दैट आपको समझ में आ जाए। ये सारे केसेस हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, बट वो सारे के सारे एप्लीकेशन किसके हैं? वेक्टर के। अगर आपको वेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आगे की फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी। वैसे वेक्टर इज नॉट फिजिक्स, वेक्टर इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बट इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हम ये सारा कुछ कर रहे हैं जो आपके सामने दिख रहा है। तो आई होप अब आपको कंपोनेंट समझ में आ गया होगा।